IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। जीत का परचम फहराया जा चुका है, खुशियों का दौर जारी है, जश्न की तैयारियां हैं और मिठाई का स्वाद मुंह में अभी भी ताजा है। और ऐसे में उस स्वाद को बांटने के लिए कुमार विश्वास से बेहतर कौन हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है वही मुस्कुराता हुआ चेहरा। थकान लग रही है चेहरे पे? हाँ, थकान है। पिछला एक महीना थोड़ा चुनौतियों का था। देर रात हो जाती थी, 12 बज जाते थे रैलियों से लौटते हुए, फिर स्ट्रेटेजी मीटिंग्स होती थी, उनमें 1-1.5 बज जाता था। कल सुना कि आपके यहाँ सारे के सारे विधायक थे और तमाम मजमा था, जितने लोग अंदर थे उससे ज्यादा बाहर सड़क पे थे। कल संयोग से मेरा जन्मदिन भी था, तो सुबह से ही अरविंद ने ट्वीट कर दिया था और सब ट्वीट कर रहे थे कि कुमार का जन्मदिन है। तो शाम को सारे विधायक और पार्टी के सारे नेता और हमारे प्रवक्ता सब आ गए। तो अरविंद का स्वास्थ्य थोड़ा सा ऐसा है, बुखार उनको था, तो वो तो चले गए थे 11 बजे के आसपास। लेकिन उसके बाद देर रात संजय, आशुतोष और तमाम लोग गाना और जनगीत गाना और बहुत उत्सव चलता रहा 1-1.5-2 बजे तक। तो काफी लंबा जश्न रहा, लेकिन अब तो लंबा दौर है जश्न का। नहीं, जश्न नहीं है। आज सुबह जिस तरह वो लोग काम पर लग गए हैं, जिस तरह वो शहरी मंत्री वेंकैया जी के पास गए हैं पार्कों की ज़मीन मांगने के लिए, निर्माण के लिए भूमि मांगने के लिए, उससे लग रहा है कि जो टिपिकल अरविंद केजरीवाल स्टाइल है काम करने का, अभी करिए, लाइए कहाँ है, तुरंत निपटाइए, उस मोड में वो आ गया है। इसलिए हमने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि भाई आप काम एक प्रोफेसर, कवि, नेता या आप राजनेता कहूँ? नहीं, मैं तो कवि ही रहूंगा, कवि ही हूँ, शिक्षक हूँ। क्यों? आपका नाम तो राज्यसभा में कह रहे हैं 3 साल बाद आपको भी कुर्सी में है, राज्यसभा की कुर्सी आपको भी मिलने वाली। नहीं, मैं जनसभा का ही व्यक्ति हूँ। दूसरा क्या है, राजनीति युग धर्म है, हमें तो ये करनी भी नहीं थी, हम क्यों करेंगे राजनीति। क्यों राज्यसभा अच्छी नहीं लगती है? नहीं, जरूर अच्छी लगती है, देश का सर्वोच्च सदन है, महनी है। वहां बात उठाएंगे आप इसकी? अगर पार्टी ये कहेगी कि वहाँ जाइए तो जरूर जाऊंगा। पार्टी ने कहा रैली में जाइए, रैली में चला गया। पार्टी ने कहा आप क्या जाइए, चैनल में बात जाके गई, वहाँ जाके बात कहता हूँ। महत्वपूर्ण यह है कि भारत का राजनीतिक डिस्कोर्स बदल रहा है। किरण जी हार गई, हमारी बड़ी बहन है, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी हार गई, लेकिन क्या यह शुभ संकेत नहीं था कि हमने ऐसी राजनीति चलाई जिसके कारण इतनी पुरानी राजनीतिक पार्टी को अपना सीएम प्रत्याशी बदलना पड़ा? जी, आपने कहा ये जो टेस्ट राजनीति, पॉलिटिकल टेस्ट बदला, इसी पर बात। कुछ ट्वीट्स आ रहे थे, बड़े मजेदार आ रहे थे, आपने भी देखा होगा जीत के बाद, तो कुछ हम आपको शेयर कर देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी ने भाजपा के लिए नैनो का एक इंतजाम कर दिया। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए एक इनोवा दी थी, इस बार बीजेपी को नैनो कर दिया। एक हुआ कि स्वच्छ भारत अभियान सफल हुआ, किसी ने ट्वीट किया कि कमल के फूल पर झाड़ू चल गया और बीजेपी पर मफलर भारी पड़ गया। इस तरह की तमाम बातें आई। नहीं, देखिए, ये ह्यूमर में तो कोई कह सकता है। मैं पहले ह्यूमर में बात कह लेता था क्योंकि मेरे पास पोइटिक लाइसेंस था। अब तो मेरे पोइटिक लाइसेंस का भी मिसयूज पॉलिटिकली कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है। जहाँ तक नैनो में जाने की बात है, मुझे याद है, और मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, केंद्र के एक मंत्री हैं, हमारे बड़े भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक दिन एक तस्वीर भेजी चुनाव से 2 महीने पहले, जब मैंने चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया था, जिसमें मैं, अरविंद, मनीष और योगेंद्र भाई थे, और नीचे लिखा हुआ था बस ये 4 बच गए हैं, पार्टी इनकी बाकी है। तो ये अहंकार है, ये अहमन्यता है। तो उस अहमन्यता का उत्तर दिल्ली ने उनको दिया। अचानक क्या हो रहा था, रैलियों में एक वाक्य में लगातार बोल रहा था, आपके यहाँ भी रिकॉर्डिंग होगी तो चलाइए। मैं ये कह रहा था कि जो लोग हैं, जो जनता जनार्दन है, वो अहंकार को अस्वीकार करती है। मैंने कहा कांग्रेसियों ने अहंकार किया, वो 48 से 8 पर आए। भाजपाइयों, ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे अहंकार की वजह से तुम 30 से 3 पर आ जाओ। या तो वाणी पर सरस्वती सिद्ध थी, या लोक ने उसे गंभीरता से लिया, वो 3 पर ही आ गए। ये हमारे साथ भी हो सकता है, आम आदमी पार्टी के साथ। इसीलिए डर लगता है आपको? डर भी लगता है, सतर्क भी रहना है। जब लोग की आकांक्षाएं आपसे ज्यादा हो तो आपकी लगता है जिम्मेदारी कि बढ़ सारी जाती है। चीजें जो बात कही गई वो पूरी शायद ना कर पाए, या नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिश, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आप काम करिए, मेहनत करिए। कोई माँ बाप अपने घर से किसी बच्चे को नहीं निकालते कि अगर उससे 70 में से 68% आ जाए। ये नहीं कहते कि तुमने 70 का वादा किया था, निकल भाग। 9 महीने में ऐसी कौन सी चीज थी जिसपे आपने मोदी जी को टेस्ट कर लिया कि उनकी नीयत साफ नहीं थी? देखिए, एक तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो बयान उनको बहुत भारी पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये काले धन के जो पैसे थे ये जुमला था, 15 लाख वाला। जबकि लोगों ने वो वीडियो देखे हैं, उससे लोगों को बड़ा झटका लगा कि आप जो बोल रहे हैं वो जुमला है। दूसरा, हमने जो दिल्ली डायलॉग किया, हमने जो संवाद लोगों से किया, उसकी सकारात्मकता लोगों के मन में गई। उधर से जो संवाद है, वही टिपिकल राजनीति जो कांग्रेस ने मोदी जी के साथ करी थी। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि चाय वाला है, भारत मैं कभी नहीं बैठ सकता ताल कटोरा स्टेडियम के, मुझे वो दृश्य याद है, आपको भी याद होंगे। अरे वो चाय वाला, उनको घेरा उनके व्यक्तिगत चीज़ों पर,
और वो अपना प्रचार करते रहे कांग्रेस के विरोध में। जो हमने असंतोष पैदा किया था उसकी लहर पर चढ़कर देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन ये पार्टी और इसके चाणक्य, इसके इतने विद्वान लोग जिन्होंने इतने चुनाव लड़ाए, दीपक के जमाने से जो गाय बछड़े से लड़ रहे हैं, वो आज आके ऐसे हो गए कि इन बछड़ों से हार गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही किया जो मोदी जी के साथ कांग्रेस ने किया, भाजपा ने वही अरविंद केजरीवाल के साथ किया। ये सोची समझी आपकी एक कोई स्ट्रैटेजी थी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी कि हमको नहीं हमको इस तरह से चलना है, इस बार 2013 नहीं, इस बार हमको बिल्कुल बदली हुई भूमिका में 2015 में चलना है? हाँ, इस पर रणनीतिक विचार भी था और ये भी था कि जनता विमर्श मांगती है, जनता एजेंडा मांगती है। दिल्ली की जनता पॉलिटिकली थोड़ी एजुकेटेड ज्यादा है, वो ज्यादा समझती है। लोग उनसे गंभीरता की अपेक्षा करते थे कि पूर्ण राज्य के दर्जे पर आपका क्या विचार है, चंदे की पारदर्शिता पर क्या विचार है, आपने कैसे लोगों को टिकट दिए है, दिल्ली पर आपका क्या ऑप्शन है। काश के प्रधानमंत्री ये भाषण देते। अभी मैं तो उन्हें कौन सलाह देने वाला हूँ, हमारे शुभ क्यों? आपके तो बड़े अच्छे मित्र, आप तो कभी कभी उनकी बड़ी तारीफें नहीं, मुझसे और सलाह कविताओं का आदान प्रदान आजकल लेते नहीं है, पहले तो लेते थे। वो कविताओं का आदान प्रदान पहले होता था? पहले जब चुनाव के लिए प्रचार के लिए आते थे तो अक्सर उनका फोन आता था कि मैं उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहा हूँ, समाजवादियों पर क्या बात हो सकती है, क्या है, आप वहाँ खुद भी अच्छे कवि हैं, खुद भी बहुत अच्छे कवि हैं गुजराती के। अगर वो ये कहते कि मुझे दिल्ली दीजिए ऐसी, ताकि मैं दिल्ली को आईना बना सकूं, देश दुनिया जहां उतरे तो भारत का परिचय हो सके, भारत का विजिटिंग कार्ड बनाना है, अगर ये बोल देते तो दिल्ली शुरू हो जाती उनके समर्थन में। आपके पास प्रलोभन नहीं आया क्या बीजेपी का? क्योंकि शाजिया तो गई उधर, हालांकि किरण बेदी नहीं थी कि वो उधर से गई, तो शाजिया तो गई, कई लोग आपके इधर से उधर चले गए। आपके पास भी प्रलोभन था क्या? नहीं, मैं दबाव में मैं था, मुझे बहुत प्रलोभन भी थे और जिसे कहते हैं स्नेह भीनी धमकियां भी थी, तो ज़्यादा थी। लेकिन मेरी लड़ाई तो उन्हीं उसूलों की है, वो भाजपा कर ले, वो आम आदमी पार्टी कर ले। आपने देखा होगा कि प्रतीक कि जब जब प्रधानमंत्री ने अच्छा किया, मैंने इस देश के राजनीतिक विमर्श को बदलने की कोशिश की। मैं पहला व्यक्ति था जिसने प्रधानमंत्री की जापान यात्रा और उनके एज ए प्राइम मिनिस्टर मूव करने की प्रशंसा की। मैं पहला व्यक्ति था कि जिन्होंने कश्मीर में जिस तरह वो आगे आए, राजनाथ जी को भेजा और लगा कि कश्मीर के लोगों को अपना लग रहा है उनका, तो इसकी प्रशंसा की। दिवाली के दिन वो सियाचिन गए, सीमा के सिंह सावकों के बीच, तब भी मैंने प्रशंसा की। मतलब आप कहते हैं कि आप कोई भी प्रलोभन में नहीं फंसने वाले? कोई भी ऐसा सरकारी काम जिसमें धन की आमद हो, मैं वो नहीं करूंगा। सरकार अरविंद केजरीवाल की हो, सरकार नरेंद्र मोदी की हो, अगर दिल्ली के हित के लिए, देश के लिए, तो मुझे कोई भी काम कहेंगे मैं वो करूंगा। लेकिन ना तो मैं उससे यश पाना चाहूंगा, ना मैं उससे धन पाना चाहूंगा। मैं पहले भी कभी लाल किलों के लिए नहीं बना, इन कवि सम्मेलनों के लिए नहीं बना, इन अकादमियों के लिए नहीं बना, इन पद्मश्रियों के लिए नहीं बना। मेरी भूमिका सिर्फ यही है कि मैं एक जनकवि के तौर पर सड़क की चेतना, इस राजनीति के पहलुओं को सूचित करता रहूं। आपको उम्मीद थी, आप सारे लोगों को उम्मीद थी कि इतने सीटें आ जाएंगी, इतना बहुमत आ जाएगा, ऐसा लग रहा? बिल्कुल नहीं थी। कितना आप लोगों ने कितना अंदाजा लगाया था? कल सुबह जब मैं कल उससे पहली रात हम लोग खाना खा रहे थे साथ में, अरविंद और हम, तो मैं उसको घर छोड़ के वापस लौटा। फिर ये बात हुई कि सुबह कितने बजे आएंगे, तो मैंने कहा मैं 6:30-7 तक आता हूँ, फिर चलते हैं। तब तक तो फिर अभी तक लगेंगी, जो मशीनें होती हैं 8 बजे तक काउंटिंग शुरू होगी, पहला रुझान आएगा। तो जब मैं पहुंचा तो अरविंद ने मुझसे पूछा कि सर जी क्या लग रहा है, तो मैंने कहा 45 तक मुझे लगता है। तो उसने कहा मुझे 50 के आसपास तक लगता है इस बीच में कहीं होगा। हम उस पर भी कंफर्टेबल थे। संगम विहार में चाहे पानी की समस्या हो, चाहे ईस्टर्न दिल्ली के तमाम कॉलोनियां हैं, अनऑथराइज कॉलोनियां, उनकी समस्या हो, इन सारी आकांक्षाओं को करने का कोई रोड मैप बनाया है? चाहे बिजली, पानी, क्योंकि यही बात थी जो आदमी कह रहा था कि हमें बार बार यही चाहिए, और शायद यही जुड़ाव था। पिछली सरकार में और उसके सरकार के बाद पार्टी एक दिन चैन से नहीं बैठी। अगर हमने ये कहा कि हम वाईफाई फ्री दे देंगे, तो ऐसे नहीं कि कोई आया और यार वाईफाई फ्री दो, लड़के आ जाएंगे साथ, ऐसे नहीं हुआ। वाईफाई फ्री देंगे तो कैसे दे सकते हैं, राउटर कौन देगा, कितने पैसे का बिल आएगा, पता करो, कोटेशन लाओ, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने का पड़ेगा, महीने भर का कितना पैसा बैठेगा, साल का कितना बैठेगा, ये बिल कहाँ से आएगा। ये काम करने के बाद ही घोषणा हुई। मुझे याद है वाईफाई का जब आइडिया डिस्कस हुआ तो मैंने सबसे पहले कहा था पीएससी में कि अगर हम वाईफाई दे दें तो इसके 2 फायदे होंगे। युवा, महिलाएं जो कनेक्शन नहीं लेना चाहते उनको अच्छा, कि दूसरा फायदा ये रहेगा कि दिल्ली का हर नागरिक हमारी जैसे कहते हैं साइबर मैपिंग पर होगा। आप एक बार जुड़ गए तो आपका एक तो डेटा आ गया, फिर मुझे पूरा पता रहेगा कि आप पांडव नगर में हैं आप, या आप कीर्ति नगर चले गए, आपका मूवमेंट पूरा मेरे पास चेक रहेगा। तो इस सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा होगा। तो विचार बहुत अच्छा लगा, सबको लगा कह दीजिए। अरविंद ने कहा नहीं, इसकी कॉस्टिंग ढूंढिए पहले, कितने में पड़ेगा। 3 दिन लगे इस कॉस्टिंग को ढूंढने में, कितने में पड़ेगा, और जब जाकर देखा कि ये निकल सकता है बजट में, तब हाँ करी। तो मुझे लगता है कि सब वो वादे हैं कि 5 साल में अगर समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं तो पूरे हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी को भी आपने बुलाया है? हाँ, कल अरविंद जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, और देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के कार्यकारी सर्वोच्च व्यक्ति हैं, 29 प्रदेशों के प्रति उनकी जिम्मेदारी है।
देश का दिल दिल्ली है, तो दिल में ज़्यादा लहू चाहिए, ज़्यादा खून की पंपिंग चाहिए, ज़्यादा आपूर्तियाँ चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। देश का विजिटिंग कार्ड ये है। भी लग रहा है कि अगर सहयोग नहीं मिला तो हर बात में अगर हम यही कहेंगे कि भाई बिजली हम दे नहीं सकते, पानी हम अभी नहीं दे सकते क्योंकि हरियाणा से आएगा, तमाम चीजें हमको उधर ही देखना पड़ेगा, उसी तरफ नहीं तो बहुत अच्छा है ना। देखिए पारदर्शी हो गया है सब कुछ, 24 घंटे चैनल्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, सब चीज़ें हैं, यूट्यूब है। आप कहिए कि साहब हम दिल्ली को 24 घंटे पानी देना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने हरियाणा में पहल शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा अब अगर हरियाणा पानी रोक देता है कल को, तो प्रधानमंत्री से पूछेगा नहीं मुख्यमंत्री के सर वो आपने कहा था जरा दिला दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि हम बैठ गए तो पानी नहीं आएगा, उनका बैठता तो पानी आ जाता। पानी दिल्ली के लिए आना था, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के तो नहीं आना, वो तो दिल्ली के नागरिक हैं सिर्फ। तो सामान्य है और पारदर्शी है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो उसे पालन करे, उनका मंत्रिमंडल पालन करे। पानी तो राजनीतिक मुद्दा भी हो जाता है। हाँ गलत है ना, बहुत सारे लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचा और आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आप जल विवाद में लगे हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री ने ये बात कही, रैली में कही कि बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, इन्होंने पहल शुरू कर दी है, तो वो पहल हम पूछेंगे जी शुरू कितनी कर दी, और हम उम्मीद करेंगे और हमें मन है, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी इस बात से मुझे लगता है संज्ञान मिला होगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नहीं हैं। जिस तरह 26 जनवरी को किरण जी ने कहा, हमारी बड़ी बहन है, कि अगर अरविंद को भी आना है तो वो भी भाजपा की सदस्यता ले ले, या प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नसीब वाला हूं, बदनसीबों को मत चुनिए। दिल्ली ने उस राजनीति को बहुत जोरदार ध्वनिमत के साथ नकारा है कि प्लीज स्टॉप इट, नहीं करनी ये बात। तो मुझे लगता है जनता जनार्दन की बात उनके कानों तक गई होगी और वो इसे स्वीकार करेंगे। किरण बेदी का बीजेपी को लेना, हालांकि ये सवाल बीजेपी से पूछा है, लेकिन मैं आपसे एक एनालिस्ट के नाते बात जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है वो दांव उल्टा पड़ा? दो तरह से उल्टा पड़ा। देखिए किरण जी जैसी महिला जो कि भावनात्मक है, इमोशनल है, वो पुलिस की नौकरी में होने के बाद भी एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, उन्हें अपनी बहनों के प्रति बड़ी चिंता है। उनकी जो छोटी बहन जो कैंसर से स्वर्गीय हुई पिछले साल, उनकी वजह से वो बड़ी दुखी थी, परेशान थी, तो भावुक हैं। जब उनको लिया गया तब उनको ये समझ में नहीं आया कि मैंने जो जो बोला है वो सवाल भी उठ सकते हैं। उनको उतारा गया था ईमानदार अरविंद, ईमानदार किरण बेदी, आओ कंपटीशन करें, कौन ज़्यादा ईमानदार, किसका ज़्यादा अनुभव। लेकिन जो मेरा पहला ट्वीट गया जिस पर आप लोगों ने खूब हल्ला मचाया, उसने दिल्ली की सोच में एक नया एजेंडा फंसाया, ईमानदार अरविंद, अवसरवादी किरण बेदी। तो एकदम कैसे अवसरवादी आपको लगने लगा? मुझे लगा कि पार्टी सोच रही थी और सोच ही रही थी कि क्या करें क्या ना करें। केजरीवाल जी ने जब आंदोलन शुरू किया था तो ये थोड़ी ना तय था कि वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, उस समय तो नहीं तय था। तो मैंने कहा कि भाई इन्होंने जो 3 बातें उठाई थी, जो पार्टियां अपने चंदे का हिसाब ना देती हैं उनको वोट देना देश से गद्दारी है, जो पार्टियां 302, 337 और बलात्कार के आरोपियों को टिकट देती हैं उन्हें वोट देना देश की बहनों के साथ गद्दारी है, जो सरकार सीबीआई को स्वतंत्र नहीं करती उस सरकार का साथ देना देश से गद्दारी है। मैं बार बार वो सवाल उनसे पूछता रहा, ट्वीट करता रहा, चैनल्स पे पूछता रहा। अनायास वही सवाल पत्रकारों के मस्तिष्क में रच बस गए, और जब जब वो आप लोगों के सामने आई, आपने यही सवाल उनसे पूछ लिया और यहां वो गड़बड़ा गई, क्योंकि वो शातिर राजनीतिज्ञ नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं कि बहुत नजदीक हैं। बीजेपी वालों को मैं ऐसे ललचाता हूं जैसे बाकी पार्टियों को अटल जी ललचाते थे। अटल जी के बारे में भी लोग कहते थे, बड़े पूज्य और मेरे बड़े आइडियल हैं, कि राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। ऐसे भाजपा के मित्र भी मुझे तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बेहतर होते अगर वो ललचाते थे, आप अगर उधर जाते तो आप बेहतर होते, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, अटल जी भी उसी सहकार, उसी सद्भाव के प्रतीक थे। हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हम तो उनके प्रशंसक रहे हैं, फैन रहे हैं उनके भाषण, उनकी कविताओं के। प्रशांत भूषण के पिताजी शांति भूषण वही सवाल खड़ा करते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। देखिए वो हमारे पुराने सिंपैथाइजर हैं, आदरणीय हैं, और ऐसा तो नहीं आप भी वो बुजुर्गों की तरह जैसा बीजेपी मार्गदर्शक मंडल में डाल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको अगर अरविंद से ज्यादा अजय माकन पसंद आए तो ये उनकी व्यक्तिगत रुचि हो सकती है। मेरी रुचि अरविंद केजरीवाल के उन सवालों में है जिनके साथ मैं हूँ। तो अमानतुल्लाह खां पे जो बाटला हाउस में जहां से का उन्होंने मुद्दा उठाया है, अमानतुल्लाह खां जो आपके जीते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? वो कहते हैं इंक्वायरी फिर से होनी चाहिए। वो कौन है करवाने वाले? कल वो आए तो आप ही के विधायक, हाँ, आप ही के जीते हुए मैंने उनसे पूछा, हमने तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा है, आप बताइए मुझे। कहा है उन्होंने बोला है तो मुझे भी दिखाइए। और हमने उनसे कहा कि आप कौन होते हैं कहने वाले, आप कैसे कर सकते हैं ये बात? कोई जांच इस पर कैसे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस पर जांच कर चुका है। शहीद मोहनराम शर्मा का बलिदान पूरी दिल्ली कृतज्ञता के साथ स्मरण करती है। देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा में किसी प्रकार का सवाल उठाना नाजायज है। ये तो हमने तब नहीं साझा, 28 थे। कुमार जी, हाँ, बिन्नी ने, विनोद कुमार जी बिन्नी ने अपनी शर्तें थोपनी चाहिए कि वो मंत्री बनेंगे। सरकार अल्पमत में वैसे ही थी, लेकिन हमने कहा कि ये नहीं चलेगा। आज गिरती हो अब गिरे, कल गिरती हो तो आज गिरे, निकलिए। अब तो 67 है।
और अगर सब कुछ ठीक रहा, आप पंजाब में भी लड़ेंगे जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर राज्यसभा कीजिए, तो तमाम चीजें आएंगी। कह रहे हैं लोग कि पैराशूट से भी कुछ लोग उतार दिए गए हैं पार्टी के अंदर, तमाम चीजें हैं, कैसे जवाब देंगे? नहीं देखिए, अब वो तो पार्टी के भी एग्जीक्यूटिव तय करेगी कि अरविंद दोनों पदों पे रहेंगे या एक पद पे रहेंगे। और दूसरा ये सितंबर में भी जो काउंसिल होगी वो तय करेगी। मैं स्वयं को सदा मुक्त छोड़ के रखता हूँ। मेरा पार्टी से भी निवेदन रहता है कि जो कठिनतम चुनौती हो, टीवी चैनल्स पर भी जो वो पोर्टल्स हो जहाँ आप असहज अनुभव करते हो, वह मुझे भेज दीजिए। ये मुलाकात का दौर, बातचीत का दौर जारी रहेगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो हम जानना चाहेंगे, जब अरविंद केजरीवाल पत्नी से गले मिले तो उस समय फोटो के पीछे एक शख्स दिखाई दे रहा, वो है कुमार विश्वास। आखिर उस क्षणों में क्या बातचीत थे, क्या लम्हे थे, वो जानेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। खास मुलाकात में आपका एक बार फिर स्वागत है और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल मैं जानना चाहता हूं, एक फोटो छपी आज सारे पेपरों में है और वो ये है कि गले मिल रहे हैं। क्या था वो लम्हे, क्या बातचीत था, किस तरह भावुक थे? हाँ, मैं और अरविंद हम लोग कार्यालय में देख रहे थे तो मेरी पत्नी और भाभी जी सुनीता जी, ये लोग दोनों एक साथ गाड़ी से पहुंचे। वो दोनों एक दूसरे को खाना लेके कुछ हम लोगों के लिए पहुंची थी। तो अंदर प्रवेश करा तो मेरी पत्नी तो रोने लगी, क्योंकि उसने वो सब संघर्ष देखा है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत मुझ जैसा आदमी, कभी घृणा सही नहीं थी। 8 महीने का वो जो 9 महीने का जो सफर है, ये कठिन था, कठिन था। और इससे पहले भी जब से हम आंदोलन में आए, घृणा बहुत सही, गालियां। तो वो मोमेंट था कि जब अरविंद भी थोड़े भावुक थे और वो दोनों गले मिले और मेरी पत्नी भी रोने लगी और लगा कि हाँ, वो जो लड़ाई थी, धमकियां थी, पत्थर थे। मेरे घर पर कई बार ऐसा हुआ कि रात को 11-12 बजे 3-4-5 मोटरसाइकिल से कुछ लड़के आए, बाहर की तरफ जोर से निकले और माँ बहन की गाली देते हुए चले गए। तो घर में बच्चे भी होते हैं, माँ भी होती है मेरी, उसको लगा कि ये क्या काम कर रहा है। अच्छा खासा तो था, कविता पढ़ रहा है। कठिन समय था और उस कठिन समय में निश्चित तौर से मैंने 1-2 बार आपसे देखा हूँ, मिला भी हूँ। और उस बीच में लग रहा था कि कहीं अरविंद और आपके बीच में, वो चुनाव के समय की बात मैं कह रहा हूँ, कुछ आपके और उनके बीच में भी कुछ दूरियां लोगों ने मापने की कोशिश करी, बताया कि दूरियां हैं। कोशिश करते हैं लोग बाग, लेकिन अरविंद के मेरे बीच केमिस्ट्री ऐसी है कि हम दोनों दूसरे को समझते हैं। अरविंद मेरी शक्ति पहचानते हैं कि वो क्या इस्तेमाल मेरा कर सकते हैं। मैं अरविंद की तेजस्विता, उनका समर्पण और उनका जो कमिटमेंट है कॉज के प्रति, उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मित्र होने के अतिरिक्त। समारोह होगा और रामलीला मैदान में ही हो रहा, वही 14 तारीख है। इस 14 तारीख को 2015 में वैलेंटाइन हो रहा है। तो आप तो रोमांस के कवि हैं, तो कुछ बनता है कहते हैं। मैंने कल जब हम ये फुटप्रिंट्स देख रहे थे कहाँ कहाँ वोट पड़ी, तो अक्सर रैलियों से लौटते हुए ये बात करते थे कि बाहरी दिल्ली में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, साउथ एक्स वाले क्या कह रहे हैं, अपर मिडिल क्लास क्या कह रहा है। लेकिन जब वोट का शेयर देखना शुरू करा, देखा कि हर जगह पड़ा है। अच्छा, आप बताओ कि कौन कौन लोग अच्छा किए इस पूरे चुनाव में? कौन कौन लोग, कोर टीम के कौन कौन लोग जो थे? सभी लोग बहुत अच्छा किए। इनमें से कुछ लोगों ने तो बहुत अद्भुत काम किया, जो आज जिनको आप रेखांकित भी नहीं करते हैं। जैसे हमारे वार रूम में एक हैं दुर्गेश, बहुत अच्छा काम किया। क्या मेहनत की उस लड़के ने। दिलीप पांडे नए प्रवक्ता हैं, टेलीविजन पे कम गए इसलिए कि काम कर सकें। आशीष तलवार हैं, जिनका काम था बूथ मैनेजमेंट। लोग, ये नाम आपने सुने भी कम हो, लेकिन ये वो नाम है जिनका नाम राज्यसभा के लिए नहीं है। ये आपको सूचना होगी ये किसका नाम राज्यसभा के लिए पेपर में, अखबारों में, चर्चा में जो वही नाम चल रहे हैं, जिसमें कुमार विश्वास का भी नाम है, लेकिन ये वो नाम है जिनका नाम राज्यसभा के लिए नहीं है। तो ये भी जानने चाहिए, जाने चाहिए, बिल्कुल जानने चाहिए। जो राष्ट्रीय संयोजक हो उसको देखिए, राज्यसभा लोकसभा क्या जगह, लोकसभा तो जनता पर निर्भर है, राज्यसभा आपके निर्वाचित प्रतिनिधियों पर निर्भर है। अभी तो बहुत लंबा समय और भी सीटें हैं। निर्भर ये है कि जब वो बोले, जब वो अपनी बात रखे तो पूरा सदन सुने। मुलाकातें होती रहेंगी प्रधानमंत्री से, आप लोग जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जब वो बुलाएंगे तब जाएंगे। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उनके दरवाजे जरूर जाएंगे। मैं भी चाहूंगा उनसे मिलूं, बहुत दिन से इच्छा है, जब से प्रधानमंत्री बने मिला ही नहीं हूं उनसे। उससे पहले बात 2-3 चीजें हैं जो मेरी छोटी छोटी सी हैं, मैं उन्हें कहूंगा भाई साहब ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे एक बड़ी अजीब सी चीज है जो वाला आपको लगेगी तो बहुत बड़ी मांग नहीं है। मैं ल्यूटेंस की दिल्ली में घूमता हूँ, मुझको औरंगजेब रोड मिलती है, मुझको बाबर रोड मिलती है, मुझको हुमायूं रोड मिलती है, मुझको मानसिक रोड मिलती है, मुझको महाराणा प्रताप मार्ग नहीं मिलता। जबकि पूरी दुनिया की स्वाधीन, बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सुन के। नहीं, मुझे पूरी दुनिया की स्वाधीन चेतना के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष हैं भाई। जो हिंदी है उसके बारे में वो कुछ सोचे। यही रहना है, दिल्ली में सबको रहना है, हमको भी रहना है, उनको भी देना है। इतिहास के कालखंड में लोग आते जाते रहते हैं और हम तो कबीर के घर से आए हैं। बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीर फिर भी जिंदा रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बात करने के लिए बहुत मजा आया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।